प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र कुमार। आज के इस व्याख्यान में मैं प्रेमचंद की अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी पूस की रात की चर्चा करूंगा। विद्यार्थियों, यह जो कहानी है हमारे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और हिंदी ऑनर्स के सेकेंड ईयर के अंतर्गत चौथे पत्र के में इसको पढ़ना है। हम लोगों के पाठ्यक्रम में यह है। तो आज के इस व्याख्यान में मैं पूस की रात की कहानी की चर्चा करने जा रहा हूँ। यह प्रेमचंद की अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी है, उद्देश्यपरक कहानी है और इस कहानी में प्रेमचंद का यथार्थवादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। प्रेमचंद जो प्रारंभ में आदर्श की कहानियाँ लिखा करते थे, वो यहाँ तक आते आते पूरी तरह से उनका नज़रिया यथार्थवादी हो गया था। प्रेमचंद का परिचय हम संक्षेप में जानते हैं। प्रेमचंद किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बचपन से हम उनकी कहानियाँ पढ़ते सुनते आए हैं। विद्यार्थियों, प्रेमचंद का जन्म बनारस के, जिसे आज हम लोग वाराणसी या काशी भी कहते हैं, लम्ही नामक स्थान पर 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। बचपन इनका काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। इनके पिता का नाम अजायब राय था। जब ये 5 वर्ष के थे तो इनकी माता का निधन हो गया और 14 वर्ष की उम्र में, जब प्रेमचंद 14 वर्ष के थे तो इनके पिता का निधन हो गया। अत्यंत कम उम्र में ही माता पिता को खोने के कारण काफ़ी संघर्षपूर्ण एवं विषम परिस्थितियों में इन्हें अपना जीवन गुजारना पड़ा। इनके पिता ने जो बाद में विवाह किया विमाता से भी, जो सौतेली माता से इन्हें वह प्रेम और स्नेह नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए ये बीए तक की परीक्षा उत्तीर्ण किए। परीक्षा पास करने के बाद ये अंग्रेज सरकार की जो शिक्षा विभाग है, अंग्रेज सरकार के शिक्षा विभाग की सेवा में आ गए और आजीविका चलाने के लिए इन्होंने अंग्रेज सरकार की नौकरी प्रारंभ कर दी। बाद में ये देश सेवा की भावना से प्रेरित होकर ये नौकरी छोड़ दिए और पूरी तरह से स्वतंत्र लेखन पर निर्भर हो गए और लेखन के माध्यम से ही इन्होंने देश भक्ति की भावना का परिचय दिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ देश में वातावरण तैयार करने में, स्वतंत्रता के संग्राम में भी कलम के माध्यम से इन्होंने अपना बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान दिया। विद्यार्थियों, प्रेमचंद हिंदी के ऐसे रचनाकार हैं जो अपने जीवन काल में ही इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इन्होंने ज़माना अखबार से अपने लेखन की शुरुआत की। प्रारंभ में ये उर्दू में लिखा करते थे। ज़माना अखबार के संपादक उस समय मुंशी दयानारायण निगम थे। इन्होंने हंस पत्रिका की स्थापना की और इसके प्रसिद्ध और मशहूर संपादक भी रहे और हंस पत्रिका में तत्कालीन रचनाकारों की बहुत सारी रचनाएं छपती थी। हंस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने साहित्य की अथक सेवा की। इन्होंने संपादकीय लिखे, बहुत सारे संस्मरणात्मक निबंध लिखे, लेख लिखे, नाटक लिखे, कहानी और उपन्यास की रचना भी इन्होंने की। विद्यार्थियों, प्रेमचंद का जो सबसे प्रसिद्ध रूप है या जो मुख्य रूप से इनका नाम जो लिया जाता है वह कथाकार के रूप में लिया जाता है। इन्होंने कई सारी कहानियाँ लिखी और प्रसिद्ध कहानियाँ लिखी जिन्हें आज हम बचपन से ही पढ़ते सुनते आए हैं। इन्होंने कई उपन्यास लिखे। इनके महत्वपूर्ण उपन्यासों में सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, कफन, गोदान आदि का नाम लिया जा सकता है। गोदान तो इनके उपन्यासकार के रूप में मील का पत्थर साबित हुआ है और गोदान को हिंदी किसान जीवन का महाकाव्य की उपाधि से भी ये विभूषित किया जाता है। गोदान को किसान जीवन का महाकाव्य माना जाता है, कहा जाता है। इन्होंने प्रेमचंद ने बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी, जैसे अलग्योझा, ठाकुर का कुआं, सदगति, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, मंत्र, कफन और इनकी जो कहानियाँ हैं ईदगाह, पंच परमेश्वर, ये सब बचपन में ही हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। तो प्रेमचंद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये साहित्य को सेवा का माध्यम मानते थे और साहित्य को ऐसी निधि मानते थे जो राजनीति के आगे मशाल लेकर चलती है।
तो विद्यार्थियों, यह प्रेमचंद अत्यंत ही कम उम्र में ही 1880 में इनका जन्म हुआ था और 1936 ईस्वी में, तो ये 55-56 साल की उम्र में ही इनका निधन हो गया। एक 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को प्रेमचंद का निधन हो गया। और ये हिंदी के जो अमूल्य निधि थे, हिंदी के जो अनमोल रत्न थे हमारे प्रेमचंद, 1936 ईस्वी में इस दुनिया को विदा कहकर चले गए। लेकिन अपने पीछे इन्होंने अपने अमूल्य साहित्य की निधि छोड़ दी और इनका जो साहित्य है आज भी हमें पथ प्रदर्शित करने का कार्य करता है। प्रेमचंद की जो कहानी पूस की रात है, इस पर मैं अब अपनी बातों को रखना चाहता हूँ, मैं इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। विद्यार्थियों, यह जो पूस की रात कहानी है, यह किसान जीवन की ऐसी कहानी है जो लगातार दुरावस्था की ओर आगे बढ़ते जाता है। लगातार उसकी जो गति है, उसकी जो स्थिति है, दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। इस बात का चित्रण प्रेमचंद ने किया है। विद्यार्थियों, आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में भी 21वीं शताब्दी में भी पिछले 20 वर्षों में कई किसानों ने आत्महत्या की है। तो यह जो किसानों की स्थिति है, यह दिनों दिन बदतर होती ही जा रही है और आज हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उस समय के किसान ज़मींदार के कारिंदों से परेशान थे, उन्हें अंग्रेज़ों को और ज़मींदारों को मालगुजारी देनी पड़ती थी। तो इसी प्रकार से ये जो किसानों के प्रति अत्यंत संवेदना और सहानुभूति का भाव रखते हुए उसकी दयनीय स्थिति को, उसकी जो खराब स्थिति को प्रेमचंद दर्शाते हैं। कहानी का जो प्रारंभ है ये यहाँ से होता है कि जो सहना है, जो ज़मींदार का कारिंदा है, वह हल्कू के यहाँ आता है। वह पैसे मांगता है, वह ज़मींदार के पैसे मांगता है। जो हल्कू है, उसकी जो पत्नी मुन्नी है, वो दरवाजे पर झाड़ू लगा रही होती है। हल्कू किसी तरह पेट काट काट कर मेहनत मजदूरी करके खेती किसानी करके 3 रुपए जमा करता है कि जब जाड़े माघ पूस में जब जाड़े का मौसम आएगा, जब जाड़े की रात होगी तो उस ठंड से बचने के लिए कंबल खरीदेगा। लेकिन वह इस बात से भी डर रहा है कि जो सहना है, अगर वह पैसा नहीं देगा तो पैसा नहीं देने की स्थिति में उसे जो ज़मींदार का कारिंदा सहना है, उसे घुड़कियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि गाली गलौज भी उसके साथ की जाती है। तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि पैसे दे दो। उसकी पत्नी आंखें तरेरते हुई बोलती है कि ये जो कंबल लेने के लिए जो पैसा जमा किए हैं, वो कहाँ से, ये पैसा तो कहाँ से पैसा लाओगे फिर? तो वो बोलता है कि मैं दोबारा व्यवस्था कर लूँगा। तो ये बोलते हैं कि मैं देखती हूँ कि तुम्हारा क्या दूसरा उपाय है। लेकिन इस बात को वह मुन्नी भी थोड़ी देर में समझ जाती है कि पैसे नहीं देने पर क्या स्थिति होगी, कितनी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नहीं चाहते हुए भी वो जो मुन्नी है, वह पैसा दे देती है। वह पैसा दे देती है ये हल्कू को, और हल्कू लाकर दे देता है सहना को पैसा, 3 रुपए जो जमा पूंजी उनकी कुल थी। पैसे देते समय उसकी जो स्थिति होती है अत्यंत ही दयनीय हो जाती है। वह ऐसा लगता है, प्रेमचंद लिखते हैं कि वह पैसा दे रहा था तो ऐसा लग रहा था मानो वह अपना हृदय निकाल कर दे रहा हो। तो वो जो 3 रुपए उसकी जो पेट काट काट कर मेहनत मजदूरी करके जो जमा की गई पूंजी है, वह कलेजे निकाल कर देने के ही बराबर थी। इसके बाद कहानी अपनी गति से आगे बढ़ती है। रात का समय है, जाड़े की घनघोर रात्रि है और चारों तरफ जो ठंड है वो हड्डी को कँपाने वाली ठंड है। हड्डी को कँपाने वाली ठंड में जब जो शरीर का जो सारा रक्त है वो जम गया है, ऐसा हल्कू को लगता है। और वह अपने खेतों की रखवाली के लिए जो मड़ई बनाया हुआ है वहाँ आता है और जो गन्ने के जो पुआल हैं, गन्ने के जो पत्ते हैं, उससे वह मड़ई बनाता है जिसमें एक बाँस की खटोली रहती है। और रात को वह खेतों की रखवाली के लिए आता है। उसकी फसल तैयार है और उसकी फसलों में रात को जो जानवर आ जाते हैं उससे रखवाली के लिए वह आता है। उसके साथ साथ उसका जो पालतू कुत्ता है जबरा, वह भी आ जाता है।
तो यहाँ आता है तो वो सो जाता है, वहाँ वो उठता है, वो ठंड से, उसको ठंड सता रही है, ठंड से बचने के लिए वह बार-बार वो चीलम पीता है, लेकिन चीलम मन बहलाने का माध्यम भर ही सिर्फ़ साबित होता है। वह चीलम से उसकी ठंड नहीं भागती है। वह जबरा कुत्ता को कहता है कि ठंड लग रही है, वह अपने हाथ निकाल कर उसको सहलाता है। तो सहलाने के कारण भावातिरेक में प्रेमवश जो कुत्ता है, वह अपना मुँह उससे सटा देता है, उसकी गंध को महसूस करता है। विद्यार्थियों, यहाँ कुत्ते और जो जबरा कुत्ता नाम है, जबरा और यह जो हल्कू है, दोनों के बीच का जो रागात्मक संबंध है, इस ओर भी प्रेमचंद इशारा करते हैं कि यह जो हमारा भारतीय किसान जीवन है, ये किसान जीवन, जो भारतीय किसान जीवन है, ये जानवरों के साथ, विशेषकर जो पालतू पशु हैं, गाय हैं, भैंस हैं, बकरियां हैं, कुत्ता है, ये सब के साथ कितना इनका रागात्मक संबंध होता है। इन पालतू पशुओं के निजी सुख दुख से ये प्रभावित होते हैं, और सुख दुख में ये, उनके निजी सुख दुख में भी ये सुखी और दुखी होते हैं। इसकी सबसे बेहतरीन उदाहरण जो कहानी दो बैलों की कथा है, हम देख चुके हैं कि जो झूरी है, वो अपने बैल हीरा मोती से कितना अधिक प्रेम करता है। जो दोनों बैल हैं वो किसान जीवन का आधार हैं, झूरी के लिए आधार हैं, और बैल तो किसान जीवन के आधार सचमुच हैं ही। तो विद्यार्थियों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये उसे जो हल्कू है, वो जबरा कुत्ता को समझाता भी है कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों चले आए, कि वहीं पुआल पर पड़े रहते। लेकिन उन दोनों के बीच ऐसे ही बातचीत, वार्तालाप होता है, और ये जो वार्तालाप है, ये वार्तालाप ये प्रेमचंद ने दिखाया है कि जो किसान के दोनों, जो कुत्ता है उसकी भावना को समझता है, वो तो कू कू के माध्यम से ही वो बात कहता है, वो बोल नहीं पाता है, लेकिन अपनी भाषा में वह उसकी बात को समझता है। ठंड जब नहीं सह पाता है हल्कू, उसे ठंड काफ़ी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि आप आकाश में जो तारे हैं, तारों को भी ठंड, वो भी ठंड से गले जा रहे हैं। शरीर का सारा रक्त जो है, धमनियाँ वो जमती जा रही है, हड्डी गलती जा रही है। बार बार चिलम पीने के बाद भी उसकी ठंड नहीं भागती है। वह जहाँ उसका खेत रहता है, उसकी मड़ई रहती है, उसके पास ही बागीचा रहता है। बागीचा में पतझड़ के मौसम के कारण जो पत्ते हैं, वे पत्ते गिर जाते हैं। गिरे हुए पत्तों को वह बटोर कर लाता है, और बटोर कर वो वहीं बटोर कर लाता नहीं है, वहीं बगीचा के पास ही उनको जलाता है, और वो अरहर की जो जड़ है उनको भी जलाने के लिए ले आता है। और जबरा कुत्ता और वो हल्कू दोनों बैठे रहते हैं, आग तापते हैं, वो गर्मी अनुभव करते हैं। गर्मी अनुभव करने के बाद उनकी ठंड भागती है। ठंड भागती है, और वह कुत्ता से कहता भी है कि हम लोग, कि ये जो, कि वो बोलता है कि, वो पूछता है आग जलाने के बाद कि क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? तो जो जब्बर कुत्ता था, जबरा जिसको हम लोग कह रहे हैं, जब्बर कुत्ता ने कूँ कूँ करके मानो कहा कि अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। तो वह हल्कू कहता है कि पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने पूँछ हिलाई। तो कितनी आत्मीयता है, कितनी रागात्मकता है मनुष्य और कुत्ते के बीच, यह हम इस कहानी में देख सकते हैं। इसके बाद आग, जैसे ही गर्मी का अनुभव होता है, वो आग तापते हैं। आग तापने के बाद जो हल्कू है, हल्कू गर्मी के कारण उसके शरीर में आलस्य की प्रधानता हो जाती है, उसे नींद आने लगती है, और नींद आने लगती है, वह सोने का उपक्रम करने लगता है। वहीं आग के पास वह सो जाता है, पूरी तरह से नहीं सो पाता है। तभी उसे महसूस होता है कि बहुत सारे जानवर उसकी फसलों को रौंद रहे हैं, उसे नष्ट कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। जो कुत्ता है, जबरा कुत्ता है, वह अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए भूंकता है, बार बार भूंकता है, और बार बार भूंकने के बाद ये हल्कू को ये महसूस होता है कि जो नील गायें हैं वो हमारी फसल को तबाह कर रहे हैं, फसल को वे नील गायें रौंद रही हैं। लेकिन ये सब के बावजूद भी उसे इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह उठे, और उठने के बाद वह नील गायों को भगा सके। कुत्ते का भूकना वह उनिंदी अवस्था में, उनिंदी अर्थात आधे सोए हुए और आधे 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 जागरण की अवस्था में वह रहता है। वह महसूस करता है कि फसलें रौंद रही हैं। वह अपनी कुत्ता की आवाज़ भी सुनता है, कुत्ता बार बार भूंकता है।
लेकिन वह सो जाता है। सुबह उठने के बाद उसकी पत्नी आती है, और वहाँ उसकी पत्नी आती है, देखती है कि वो जो सुबह का जो नज़ारा ये है कि कुत्ता जो है, कुत्ता अपने स्थान से हिलता नहीं है, अर्थात नीलगायों से संघर्ष करते करते कुत्ता मर जाता है। वह अपनी स्वामी भक्ति की मिसाल दे जाता है। मुन्नी आती है और अपने पति से पूछती है कि क्या तुम आज सोते ही रहोगे, कि यहाँ आकर रम गए और हमारा सारा खेत चौपट हो गया, सारा सत्यानाश हो गया। तो हल्कू बहाना करता है कि तुम मेरी स्थिति नहीं देख रही हो, कि वह पेट दर्द का बहाना करता है कि पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ तुझे अपने खेत की पड़ी हुई है। वह पति के मनोभावों को समझ जाती है। वह बोलती है कि मालगुजारी कैसे भरेंगे, अब हम मालगुजारी कैसे भरेंगे, कि तो अब तो हमें मजदूरी करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी, अब खेती से तो यह संभव नहीं है। तो वह कहता है कि मालगुजारी तो हम लोग मजदूरी करके वो भरना, वो तो अलग बात है कि अब हमें इतनी ठंड में रात में सोना तो नहीं पड़ेगा। तो इस जो अंतिम पंक्ति है कहानी की, अत्यंत ही जो वार्तालाप है, संक्षिप्त वार्तालाप है, इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि अपनी फसलों को बचाने के लिए कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ये हल्कू को, और ऐसे हमारे देश के हजारों किसान हैं। वह कहता है कि रात को यहाँ ठंड में सोना तो नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ही मार्मिक पंक्ति है, या बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। अपनी फसल को बचाने के लिए वो अपना सारा, उसकी जो सारी शक्ति लगाकर वह ठंड को बर्दाश्त करता है, और इतना कष्ट झेलने के बाद भी, इतनी ठंड झेलने के बाद भी, बर्फ़ के समान हड्डी को गला देने वाली ठंड, वो लगातार उसका सामना करने के बाद भी अपनी फसलों को नहीं बचा पाता है। वह जो उसकी सारी फसल तबाह हो जाती है, नीलगायों द्वारा सारी फसलें नीलगायें रौंद देती है, और वह जो है वह किसान से धीरे धीरे मजदूर बनने की ओर अग्रसर होते जाता है। तो यह कहानी की मूल संवेदना है कि जो किसान है वो कैसे, किसान उनके समय में, प्रेमचंद के समय में किसान कैसे मजदूर बनने के लिए लगातार विवश होते गए हैं। वही स्थिति हम आज भी देख रहे हैं मित्रों, कि हमारे देश के जो किसान हैं वो लगातार आत्महत्या करने की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। तो विद्यार्थियों, यह इस कहानी के का जो यह कथानक था, अब हम इसके पात्र या चरित्र चित्रण की चर्चा करेंगे। इस कहानी में मुख्य रूप से 4 पात्र हैं। पहला सहना है, जो ज़मींदार का कारिंदा है, वह लोगों से उनका बकाया या लगान वसूल करता है। हल्कू किसान है, वो किसान का प्रतिनिधि पात्र है। मुन्नी है, वो हल्कू की पत्नी है, वह हर सुख दुख में हल्कू का साथ देती है, और केवल साथ ही नहीं देती है बल्कि खेत में वो उसके साथ मेहनत भी करती है, मजदूरी भी करती है। जबरा कुत्ता है, जिसके माध्यम से मनुष्य और पशु के बीच रागात्मक संबंध का चित्रण प्रेमचंद द्वारा किया गया है। अगर हम वातावरण या देश काल के चित्रण की बात करें, तो यह जो कहानी है, इस कहानी में जाड़े के माध्यम से कहीं न कहीं किसान जीवन की भीषणता का चित्रण किया गया है। किसान जीवन की जो दुखद स्थिति है, लगातार कष्ट सहने की प्रवृत्ति है, इसका चित्रण किया गया है। जैसे प्रेमचंद कहते हैं कि हल्कू जो है, हल्कू जाड़े से बचने के लिए चीलम पीता है। वह ऐसा उसको लगता है जैसे रक्त जम गया हो, जैसे हड्डी गल रही हो। तो इसके माध्यम से ठंड की भयावहता का भी चित्रण किया गया है। यह जो ठंड रूपी कष्ट है, यह जो ठंड रूपी विषम परिस्थिति है, यह किसानों के जीवन में लगातार छाई हुई है, और जो हमारे देश का जो साधारण किसान है, वो आजीवन इससे मुक्त नहीं हो पाता है। इसके बाद इस कहानी में हम अगर इसकी संवाद शैली या कथोपकथन की चर्चा करें, तो इस कहानी में सहज सरल भाषा में संवाद शैली का चित्रण किया गया है, और संवाद के माध्यम से इस कहानी के जो संवाद है, इसी कहानी नहीं बल्कि मैं ये कहूँ विद्यार्थियों की, प्रेमचंद की कोई भी कहानी है, उसके जो संवाद हैं वो सहज सरल भाषा में है, और यही सहजता, यही सरलता प्रेमचंद को विशिष्ट कथाकार अथवा रचनाकार बनाती है। जैसे मैं उदाहरण की चर्चा कर रहा हूँ, जैसे फसल तबाह होने के बाद जब वह देर सुबह तक वह सोते रहता है, तो मुन्नी आकर कह रही थी, मैं किताब से 2 पंक्ति संवाद किस तरह से प्रेमचंद के आपके सामने उदाहरण रख रहा हूँ। मुन्नी कह रही थी कि आज सोते ही रहोगे, तुम यहाँ आकर रम गए, उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया।
भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। तो विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि संवाद कितने सरल हैं, कितने आसान हैं। इसे साधारण से साधारण व्यक्ति भी, जो गांव देहात का व्यक्ति है, जो साधारण किसान है, वो आसानी से समझ सकता है। यही कारण है कि प्रेमचंद की जो कहानियां हैं, वो साधारण गांवों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक हर जगह इनकी छाप हम देख सकते हैं। प्रेमचंद की कहानियां हमारे देश के हर भागों में पढ़ी सुनी जाती है। इनकी जो संवाद शैली है, कथोपकथन है, इसका एक और उदाहरण मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही कहानी की अंतिम पंक्ति सबसे मार्मिक पंक्ति है। जैसे मुनि ने चिंतित होकर कहा, मैं कहानी की 2 पंक्ति प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। संवाद शैली किस प्रकार की है? मुनि ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। इसके बाद ये जो हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। ये कितनी मार्मिक पंक्ति है कि रात में में जो रात की ठंड है, इसमें खरीदने के लिए कंबल नहीं है उसके पास, और अपनी वो सारा जमा पूंजी जमींदार के कारिंदों को दे देता है। वो सारा कष्ट सहता है रात भर वो ठंड में, कभी चिलम जलाता है, कभी आग जलाता है, उसकी ठंड नहीं भागती है और वो ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो सारे कष्ट सहते हुए भी, सारी तकलीफ सहते हुए भी वह अपनी फसल को नहीं बचा पाता है। और वो किसान से, जो किसान जो है, किसानी करना मर्यादा की विषय वस्तु है। किसान के पास यह भाव बोध रहता है कि हमारे पास खेत है, मैं अपना काम करूँगा, मैं अपना पालन पोषण करूँगा। इससे वह लगातार दुर्गति की ओर आगे बढ़ता है। वो किसान से मजदूर की ओर अग्रसर होने के लिए, किसान से मजदूर बनने के लिए वह पूरी तरह से अग्रसर हो जाता है। वह मजदूर बनने को विवश हो जाता है। हम देखते हैं कि किस प्रकार किसान मजदूर बनने की ओर विवश हो जाता है। इस कहानी में हम देखते हैं, यही इस कहानी का मूल भाव है, इस कहानी की मूल संवेदना है कि लगातार मेहनत करने के बाद भी किसान न तो अपना पेट भर पा रहा है, न वह अपना आत्मसम्मान बचा रहा है, बल्कि वह किसान से मजदूर बनने की ओर अग्रसर हो जा रहा है। इसके बाद इस कहानी की अगर हम भाषा शैली की बात करें, तो संवाद शैली की तरह ही सहज सरल भाषा शैली प्रेमचंद की अपनी निजी विशेषता है। और इसी विशेषता के कारण जो प्रेमचंद हैं वो जाने जाते हैं। हमारे इनकी कहानियों में ग्रामीण बोलचाल और देसी शब्दों का प्रयोग हुआ है। कहावतों और मुहावरों का इस्तेमाल करने में प्रेमचंद की कोई सानी नहीं है। जैसे इसी कहानी में जो जिन मुहावरों का प्रयोग हुआ है, उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गला छूटना, घुड़कियाँ जमाना, बला सिर टलना, आंखें तरेरना, खैरात देना, भौं ढीली पड़ना, हृदय निकाल कर देना, मन बदलना, ये सब मुहावरों का प्रयोग हुआ है। विद्यार्थियों, प्रेमचंद का जो जीवन था, प्रेमचंद का जो आत्मिक जुड़ाव था, प्रेमचंद का जो आंतरिक जुड़ाव था, वह किसानों से कितना अधिक गहरा था, उसे हम इस बात से महसूस कर सकते हैं कि रात में जब नील गाय आती है, तो वो निंदी अवस्था में ही वह नील गायों को भगाने के लिए लीहो 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 शब्द का प्रयोग करता है। तो ये हम इससे ये भी पता चलता है कि प्रेमचंद जो किसान जीवन के कितने करीब थे। वो एक दृष्टा की तरह वो किसान जीवन को बहुत करीब से देखते थे और सृष्टा की तरह उसकी रचना करते थे। वो जो जबरा कुत्ता है, वो जो कू कू करता है, दुम हिलाता है, कू कू शब्द का भी इस्तेमाल, कू कू जो कुत्ते करते हैं, इसका इस्तेमाल भी प्रेमचंद ने इस कहानी में किया है। तो यह प्रेमचंद की अनोखी विशेषता है। अब विद्यार्थियों, हम इस कहानी के उद्देश्य की चर्चा करेंगे। यह जो कहानी है, यह मजदूरी और खेती का जो किसानों के मन में द्वंद्व है, इस द्वंद्व को उभारने का काम यह कहानी करती है। यह जो कहानी के आरंभ में जो हल्कू की पत्नी मुन्नी है, वह कहती है कि तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते, लेकिन हल्कू खेती नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि वह खेती को अपनी मर्यादा और सम्मान का प्रतीक मानता है। लेकिन उसके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वह खेती छोड़ने के लिए विवश हो जाता है। उसकी सारी फसल तबाह हो जाती है और मजदूरी करने के सिवा उसके पास अब और कोई विकल्प नहीं बचा है। तो इस बात को हम देखते हैं कि मजदूरी और खेती का द्वंद्व जो प्रेमचंद के समय में किसानों के मन में चल रहा था, इसका बेहतरीन चित्रण प्रस्तुत कहानी में हुआ है। इस कहानी में किसानों के अभावग्रस्त जीवन का भी यथार्थ चित्रण हुआ है। इस कहानी तक आते आते
जो प्रेमचंद की हम प्रारंभिक कहानी देखते हैं, जो पंच परमेश्वर कहानी देखते हैं या बड़े घर की बेटी देखते हैं, इसमें आदर्शवादी दृष्टिकोण का प्रभाव है। लेकिन यहाँ तक आते-आते प्रेमचंद की इस लंबी कथा यात्रा में जो वो हैं, वो उनका दृष्टिकोण यथार्थवादी हो जाता है और इसमें किसानों के अभावग्रस्त जीवन का यथार्थ चित्रण करते हैं प्रेमचंद। यह भी एक कहानी का उद्देश्य है। हम देखते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी, खेतों में दिन रात खटने के बाद भी जो हल्कू जैसा किसान है, वह कंबल नहीं खरीद पाता है। किसी तरह वह अगर 3 रुपए जोड़कर बचाता भी है तो उसे ज़मींदार का जो कारिंदा है सहना ले जाता है। तो किसानों की जो अभावग्रस्त ज़िंदगी है, इसका चित्रण करना भी इस कहानी का उद्देश्य रहा है। किसानों की जो दुर्गति लगातार होती जा रही है, इसका चित्रण भी इस कहानी में प्रेमचंद करते हैं। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने किसानों की दोहरी गुलामी का भी चित्रण किया है। विद्यार्थियों, प्रेमचंद के समय में जो हमारा देश था वो अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो जो अंग्रेज़ों के, हम सभी भारतवासी अंग्रेज़ों के गुलाम थे, यह तो प्राथमिक हमारी गुलामी थी। लेकिन इस देश के जो साधारण जनता थी, जो साधारण किसान थे, वे ज़मींदारों के, महाजनों के गुलाम थे। वे एक बार महाजन से कर्ज लेते थे तो आजीवन मृत्यु पर्यंत उससे मुक्ति नहीं हो पाती थी। वे महाजनों के कर्ज से मुक्त नहीं हो पाते थे। वे जो ज़मींदार हैं, ज़मींदार को वो मालगुजारी नहीं दे पाते थे और वो अगर देने की स्थिति में होते भी थे तो अपनी फसल की लगभग सारी कमाई या अधिकांश कमाई उन्हें ज़मींदार के मालगुजारी के रूप में देनी पड़ती थी। उनके पास कुछ नहीं बचता था। तो दोहरी गुलामी, ये भी इस कहानी का उद्देश्य है कि किसानों की जो दोहरी गुलामी का लगातार सामना करना पड़ा प्रेमचंद के समय में। इस कहानी का जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिसकी चर्चा मैं आप सबके समक्ष करना चाहूँगा, कि पशुओं के साथ रागात्मक संबंध, ये प्रेमचंद की कहानी कला की अनोखी विशेषता है। प्रेमचंद जो पशुओं के साथ, हम 2 बैलों की कथा का ज़िक्र हम थोड़ा-सा कर चुके हैं और 2 बैलों की कथा में हम देखते हैं कि कैसे झूरी है अपने बैलों को प्राणों से प्रिय मानता है और उन्हें तरह-तरह से, उन्हें जो है, जो दोनों बैल हैं हीरा मोती, वो भी स्वामी भक्ति के अनूठे उदाहरण हैं। बैल जो हैं वो किसान जीवन की रीढ़ के समान हैं और झूरी बहुत अधिक प्रेम करता है। तो ये हम साधारण भारतीय, उत्तर भारत या भारत में हम कहीं भी किसानों के साथ ये स्थिति देख सकते हैं। उसी प्रकार कुत्ते के साथ जो रागात्मक संबंध है, मानव के साथ प्रेम दिखाने का कार्य अधिकांशतः रचनाकारों ने किया है और प्रेमचंद ने भी किया है। लेकिन कुत्ते के साथ जो मानव छोड़कर जो मानवेतर प्राणी है, इनके साथ रागात्मक संबंध दिखाने का काम हिंदी के बहुत कम रचनाकारों ने किया है और बहुत कम रचनाकारों ने किया है। इसमें प्रेमचंद भी हैं। प्रेमचंद की दृष्टि बहुत सूक्ष्म थी और कूँ कूँ के माध्यम से ही जबरा कुत्ते की जो भावात्मक अभिव्यक्ति करते हैं प्रेमचंद, हल्कू के साथ, हल्कू और जबरा कुत्ते के बीच जो संवाद होता है, ये जो संवाद है, ये मनुष्य और पशु पक्षियों के बीच रागात्मक संबंध की अत्यंत ही सशक्त अभिव्यक्ति है। तो विद्यार्थियों, इस कहानी में हमने प्रेमचंद की कहानी, इस व्याख्यान में हमने प्रेमचंद की कहानी पूस की रात को पढ़ा। आशा है कि इस कहानी को समझने में आपको मदद अवश्य मिली होगी। धन्यवाद।